हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4 जो कि है हमारी ड्राइंग अ बार ग्राफ। इन अ प्रीवियस एग्जांपल श्री नीलेश प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल रिप्रेजेंटिंग द स्वीट प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इन हिज क्लास। लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ टू प्रेजेंट हिज डेटा। देखो, डेटा सेम ही होता है, उसको कभी हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी पिक्टोग्राफ से, और कभी बेसिक टेली मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, इससे पहले एग्जाम्पल में नीलेश सर ने जो है स्वीट्स मंगाई थी स्टूडेंट्स को बांटने के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ऑन द हॉरिजेंटल लाइन वी will write the name of each of the sweets equally spaced from which the bar will the rise in accordance with their frequencies, and on the vertical line we will write the frequencies representing the number of students। तो देखो, ये कह रहा है कि दरअसल हमें बार ग्राफ बनाने को बता रहा है, लेकिन हमें बार ग्राफ बनाना नहीं है। हमें बार ग्राफ की एक नोटबुक मिलती है जो कि हमारी कुछ इस तरह की होती है ना, तो इसको हमें खरीद लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में हमें लिख लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमें लिख लेना है यहाँ पे नंबर स्वीट्स, कौन कौन सी स्वीट्स हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे स्वीट्स लिखेंगे, यहाँ पे मान लो हमने जलेबी लिखा, तो जलेबी हमारा है 6, तो यहाँ पर 6 तक जाएगा और इस तरह से हम बार बना लेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे, पहले अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ये हमने बताया इसने कि हमें कैसे बार ग्राफ बनाना है। दूसरा क्या कहता है, we must choose a scale, that mean we must decide how many students will represent by a unit length of bar so that it fits nicely on our paper। here we will take 1 unit length to represent 1 student। तो यहाँ पे जो हमारे बार ग्राफ में ये स्क्वायर टाइप से होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की यूनिट को बोलते हैं 1 यूनिट। कभी कभी हम लोग 1 2 लिख लेते हैं, कभी कभी हम लोग 10 20 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि 1 यूनिट जो है वो हमने कितना लिया है। अब यहाँ पे अगर हमने 10 से 20 लिया, इसका मतलब ये कितनी लेंथ हो गई 10, तो इसका मतलब हमने 10 स्टूडेंट्स ले लिया। तो ये चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने 1 यूनिट को 1 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट किया है। फॉर जलेबी वी देयर फॉर नीड टू ड्रॉ अ बार हैविंग अ हाइट ऑफ 6। तो यहाँ पे जलेबी की कितने स्टूडेंट्स को मिलनी है, वो है 6 स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बार की जो हाइट होगी वो हमारी कितनी होगी 6, which is frequency of the sweet jalebi, and similarly for the other sweet we have to draw bars as high as their frequencies। तो यहाँ पे कह रहा है कि अलग जो बाद की जो स्वीट्स हैं उनके लिए भी इसी तरह से हमें बार बनाने हैं, उतनी ही हाइट रखनी है जितनी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। आगे दे रखा है हमारा, वी देयर फॉर गेट अ बार ग्राफ एज सोन बिलो। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ मिल चुका है। यहाँ पे देखो, इसने 1 यूनिट कितना लिया, 0 1 2, यानी 1 यूनिट 1 स्टूडेंट लिया है। और यहाँ पे इसने जलेबी लिखा है, गुलाब जामुन, गुजिया स्वीट, बर्फी, रसगुल्ला। और देखो यहाँ पे इसने फर्स्ट बार, चूंकि 6 लोग हैं तो यहाँ पे 6 तक उठाया है। और गुलाब जामुन के कितने स्टूडेंट्स हैं 9, तो यहाँ पे 9 तक इसकी हाइट है। और इसी तरह से गुजिया जो है उसके 13 है, तो यहाँ पे 13 तक हाइट है। सिमिलरली बर्फी के 3 और रसगुल्ला के 7। When the frequency are larger and we cannot use the scale of 1 unit length is equal to 1 number, we need to choose a different scale like we did in the case of pictograph। तो यहाँ पे कह रहा है, जैसा पिक्टोग्राफ में हम लोग करते थे कि एक पिक्चर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती थी, यानी जो डेटा होता था वो लार्ज अमाउंट में होता था, तो हम क्या करते थे, 1 पिक्चर को कभी 10 स्टूडेंट से भी रिप्रेजेंट करा देते थे। तो यहाँ पे भी हमें करना है यही चीज़ कि अगर हमारा जो डेटा है वो हाईएस्ट है, यानी ऐसा है कि वो एक पेज में नहीं आ पा रहा है, तो हम 1 यूनिट को 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जैसा भी हमें सुइटेबल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय स्मृति इन ईच ऑफ 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे स्मृति ने जो रन बनाए हैं हर मैच में वो नीचे दे रखे हैं। देखो, मैच फर्स्ट में 80 रन बनाए, मैच सेकंड में 50, मैच थर्ड में 10, मैच 4 में 100, इस तरह से इसने रन बनाए हैं। इन दिस एग्जाम्पल द मिनिमम स्कोर इज 0। तो यहाँ पे मैच 6 में उसने 0 बनाए थे, एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 100, जो कि हमारा मैच 4 है जिसमें इसने 100 बनाए थे। यूजिंग 1 scale is equal to 1 unit length is equal to 100 would mean that we have to go all
वेज फ्रॉम 0 to 100। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक यूनिट को एक रन ले रहे हैं तो इस तरह के जो बार ग्राफ में स्क्वायर हैं वो कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 100 एक बुक में आना, एक पेज पे आना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आगे कहता है कि दिस वुड बी अननेसेसरीली टीडियस, इंस्टेड लेट अस use a scale where 1 unit length is equal to 10 rad. We mark this scale on the vertical line and draw the bar according to the score in each match. We got the following bar graphs representing the above data. तो यहाँ पे कह रहा है ये एक यूनिट इसने जो है 10 रन्स को लिया है और हमें इस तरह का ये बार मिल जाता है, जहाँ पर नीचे इसने मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 इस तरह से लिख रखा है और इधर रन लिख रखा है। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये आता है कि हम क्या मैच को इधर नहीं लिख सकते या रन को इधर नहीं लिख सकते? तो यहां पे हम उसको भी कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग मैच को इधर लिखेंगे और रन को इधर लिखेंगे, यहां पे रन्स लिखें और यहां पे मैच लिखें, ठीक है, तो ये जो बार होंगे ये हमारे कुछ इस तरह से बनेंगे, है ना। तो ये हमारे इस तरह से बनेंगे, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैच फर्स्ट में उसने 80 रन मारे थे, तो यहाँ पे ये जो बार है इसकी हाइट है 80। मैच सेकंड में 50 मारे थे तो 50 हाइट है। मैच थर्ड में 10 मारे थे तो 10 हाइट है। और इसी तरह से मैच 6 में उसने 0 रन मारे थे, इसलिए यहाँ पे बार की कोई भी हाइट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैच 4 में 100 मारे थे तो 100 यहाँ तक गया। और यहाँ पे जो 1 यूनिट लिया गया वो कितना लिया गया है, 10 रन्स का। तो और दूसरी चीज़ ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पर जो बीच में गैप होगा ना वो सेम होगा। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं बार ग्राफ के मामले में कि जो दो बार हैं उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए, बार की जो ब्रेथ है वो सबकी सेम होनी चाहिए, और इसी तरह से यहाँ पे जो यूनिट होती ना इसमें भी गैप सेम होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। तो यहाँ पे इमरान की फैमिली का जो मंथली खर्चा है वो एक टेबल में दे रखा है। आइटम्स क्या है, हाउस रेंट कितना है 3000, फूड 3400, एजुकेशन में कितना खर्च हुआ 800, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 400, ट्रांसपोर्ट 600 और मिसलेनियस 1200। अब इसी टेबल का हमें बार ग्राफ बनाना है। टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ हेयर आर स्टेप्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखे हैं इसका बार ग्राफ बनाने के लिए। पहला स्टेप है ड्रॉ द 2 परपेंडिकुलर लाइन, 1 हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल लाइन। देखो यहाँ पे ये हमें पहले बार बनाना सिखा रहा है। जैसे एक हमने ये वर्टिकल लाइन ली, एक ये हमने हॉरिजेंटल लाइन ली, लेकिन बार जो है वो बनाना आसान नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बार ग्राफ की कॉपी खरीद लेंगे, 20 रुपए का आती है, ठीक है, उस पर बनाएंगे तो हमारा डेटा जो है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो जाएगा। Along the horizontal line, mark the items with equal spacing between them, and along the vertical line, mark the corresponding expenditures। तो यहाँ पे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो आइटम्स हैं इनको मार्क कर दो और बराबर डिस्टेंस में होने चाहिए, और वर्टिकल लाइन पे एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर्स हम डायरेक्ट तो मार्क नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है 3400 तक, और अगर हम 1 ले रहे हैं तो 3400 यूनिट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्केल लेना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट हमारा कितना होना चाहिए। तो आगे देखो क्या दे रखा है, टेक बार्स ऑफ सेम विथ कीपिंग अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बार्स होंगे उनकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए और उन बार्स के बीच का गैप भी जो है वो सेम होना चाहिए। चूज अ सुइटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन, लेट 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम स्केल क्या चूज करेंगे, 1 यूनिट लेंथ को 200 लेंगे, एंड देन मार्क एंड राइट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ₹200, 400 रिप्रेजेंटिंग ईच यूनिट लेंथ। देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब इसने बोल दिया 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200, तो सिंपली हमें बार ग्राफ लेना है और उसमें हम लोग 200 का गैप करते चले जाएंगे। यानी पहले हमने 0 लिया, फिर 200 में 200 ऐड करेंगे 400, फिर 400 में 200 ऐड करेंगे 600, फिर 600 में 200 ऐड करेंगे 800, और इस तरह से ये चलता जा रहा है 3600 तक। अब यहाँ पे तो इसने 200 ले लिया, लेकिन अगर
हम चूज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुइटेबल है? हो सकता है हम 100 चूज कर लेते। तो अब देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इसमें कितनी है? 3400। ठीक है, अगर हमने मान लो अपनी तरफ से चूज किया 100, तो अगर हम 3400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 34, और 34 हमें यूनिट चाहिए होंगे। यानी मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम डेटा है उसको हम अपने सुइटेबल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है कि हमें कितने यूनिट चाहिए, यानी उस बार ग्राफ में वर्टिकली कितने बॉक्स होने चाहिए। यहाँ पे देखो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 34 बॉक्स चाहिए, जो कि बहुत बड़ा है और जो कि हमारे उसमें नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसने 200 लिया है, तो जो कि हमारे हो गए 17 यूनिट। इसी तरह से हम लोग चाहते तो 250 ले सकते थे, 300 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। तो यहाँ पे इसने 200 लिया है। आगे दे रखा है, देखो इसने किया क्या ये भी देख लो। फूड जो था वो हमारा 34, पहले हाउस रेंट था 3000, तो 3000 को 200 से डिवाइड किया 15 यूनिट। 15 यूनिट का मतलब ये हुआ कि आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तक पहुंच गए। इसके आगे इस तरह से हम बार बना लेंगे। लेकिन अगर हम ना भी डिवाइड करें तो हमने 200 का गैप तो ले रखा है, तो पहले हम 3000 पे जाएंगे। 3000 पे जाके ये वाली लाइन ऐसे खींच लेंगे 1 यूनिट तक। उसके बाद में स्केल से हम इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। सिमिलरली फूड का है 34, तो 3400 के आगे जाके हम लोग इस तरह से ये लाइन खींच लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 800 के लिए ये लाइन खींच लेंगे और 400 के लिए ये, 600 के लिए ये, और ये हो जाएगा 1200 के लिए। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच के हम लोग इसको मिला देंगे तो हमें यहाँ पे सिंपल एक बार ग्राफ मिल जाएगा, जो कि बार ग्राफ कॉपी पे हमें बनाना है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। क्या दे रखा है? यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह रहा है बार ग्राफ का इस्तेमाल करो इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड सेकेंड मोस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे ज्यादा और सेकेंड मोस्ट, यानी दूसरे नंबर पर किस चीज पे खर्चा किया है। तो देखो सबसे ऊंचा जो बार है वो किस चीज का है? फूड का, और सेकेंड मोस्ट है हाउस रेंट। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है वो है हमारा, फर्स्ट तो है फूड और सेकेंड है हाउस रेंट, हाउस रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो एजुकेशन की आधी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम एजुकेशन की देखें तो ये कितने हैं? 800, और इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 400, तो है तो हाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, और चाहो तो आगे लिख लो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो यस करके जो है हम लोग इतना उतार लेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। अब यहां पे एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है? 800, और फूड की कॉस्ट कितनी है? 3400। ये एजुकेशन की और ये फूड की है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड, यानी ई जो है वो लेस होगा 1/4 ऑफ फूड। ठीक है, तो यानी कि हमें फूड का 1/4 करना है, यानी 4 से इसको डिवाइड करना है, उसके बाद चेक करना है कि ये हमारा एजुकेशन से ज़्यादा है या फिर नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1/4 एफ। एफ हमारा कितना है? 3400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल में हमें 34 से पहले पहले रुकना है। तो 4 8 जा 32, 8 आ गया ना। अब यहाँ पे 2 बचेगा, 32 33 34, यानी 2 बचा। ये हो जाएगा 20, 0 है आगे, तो 2 को 0 के साथ रखेंगे तो 24 5 जा 20, और ये वाला 0 बचा, इसको हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये आया 850, और एजुकेशन हमारा कितना था? 800। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
800 जो है वो 850 से कम होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यस, एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। यानी इस तरह से लिख सकते हो, यस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। यस करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद में ये इतना सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज फिगर इट आउट। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, समांता विजिटेड आ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डेटा ऑफ इंसेक्ट एंड क्रिटर सी सॉ देयर, हेयर इज द डेटा द कलेक्टेड। तो यहाँ पे जो है उसने कीड़े मकोड़े देखे और उनका डेटा कलेक्ट किया। ये वाला जो कीड़ा है इसने 6 देखे, और ये कैटरपिलर जो है ये 10 दिखे उसे, और बीटल्स जो है वो 5 मिले, और बटरफ्लाई 3 मिली। इसी तरह से ग्रास हॉपर जो है वो 2 मिले उसे। आगे दे रखा है, हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। तो इस डेटा को एक बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, जब भी नाम आए, ठीक है, जैसे मान लो सब्जेक्ट का डेटा हो, मार्क्स का डेटा हो, तो जो भी नाम होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखेंगे, और जो नंबर होंगे यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग एक ग्राफ की कॉपी खरीद लेंगे। तो हमारे पास ग्राफ की कॉपी कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो मैक्सिमम जा रहा है वो 10 तक जा रहा है। इसका मतलब हम 1 यूनिट कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंसेक्ट। ठीक है, 1 यूनिट 1 इंसेक्ट, और इधर से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम पहुंच जाए। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इधर चलेंगे। इधर हमारा क्या क्या दे रखा है, देखो कितने इंसेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो पहला हमारा दे रखा है माइट्स, और इसका हम लोग नाम लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे माइट्स, जिसके लिए हम इतने चौड़े बार का इस्तेमाल करेंगे। और ये हो जाएगा हमारा कैटरपिलर्स। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, देखो जैसे यहाँ पे जगह अगर कम बचे तो हम लोग इसको बार के अंदर भी लिख सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे ये बीटल्स लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग इस बार बना के बार के अंदर लिख देंगे बीटल्स। तो ये है हमारा बीटल्स। उसके बाद है ये हमारी बटरफ्लाई, फिर है हमारी ग्रॉस हॉपर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल से करेंगे। अब यहाँ पे माइट्स कितने हैं, 6 हैं, तो इसको हम लोग जो है वो 6 तक ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे, और यहाँ से लाइन खींच लेंगे 6 तक। ठीक है, और फिर हम लोग ऊपर इस तरह से लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। तो ये हो गए हमारे माइट्स। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, कैटरपिलर कितने हैं, 10। तो ये हमारा ऊपर तक जाएगा, तो यहाँ पे ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे ले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद में हमें दे रखा है ये बीटल्स। तो बीटल्स हमारे कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे जाएंगे 5 तक। तो ये है हमारा 5 इस तरह से, और इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है हमारी बटरफ्लाई जो कि है 3। तो हमारा ये जाएगा 3 तक, जो कि है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ऐसे। और फिर है हमारा ग्रॉस हॉपर्स हमारे 2 तक जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया इस तरह से। तो ये हमारे कुछ बार्स बन गए, इनको ऊपर मिला देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ तक हमारा जा रहा है, ये इस तरह से। और इसी तरह से हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है उसको भी हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स।
नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं और हॉरिजेंटल लाइन में क्या है, नेम, नेम, ठीक है, यहाँ पे हमारे नाम हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर पीरियड। 2 घंटे में भोपाल के किसी रेलवे स्टेशन पर कितने टिकट्स बेचे गए हैं उसका डेटा पूजा ने कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो सिटी ऊपर लिखा है विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर, सागर, नंबर ऑफ टिकट्स। तो विदिशा के लिए 24 टिकट्स बिके हैं और जबलपुर के लिए 20, सियोनी के लिए 16, इंदौर के लिए 28, इस तरह से सागर के लिए 16। सी यूज्ड दिस डेटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डेटा विद हर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इस डेटा को बार ग्राफ पे बनाया और उसको कहीं पे टांग दिया ताकि वो अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर सके। बट समवन इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ ग्राफ, तो उसने, तो यहाँ पे किसी ने उस बार ग्राफ का कुछ पोर्शन इरेज कर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा बार ग्राफ है, इसमें कुछ पोर्शन इरेज है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे नाम तो लिखे हैं लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब हमारे नंबर जो है इरेज किसी ने कर दिए हैं। और सागर का जो है वो हमारा बार नहीं बना, इसका मतलब यहाँ पे किसी ने बार भी इरेज कर दिया है। तो यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट कहता है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा एबव दी बार। तो यहाँ पे कह रहा है कि विदिशा के लिए कितने टिकट्स बिचे हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदिशा के लिए कितनी बिकी हैं, 24 टिकट्स। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर एबव दी बार। तो यहाँ पे जबलपुर के लिए कितनी टिकट्स बिकी हैं, 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20 टिकट्स, ठीक है। आगे कहता है द बार ऑफ विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार ऑफ जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ, व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ। देखो स्केल क्या होता है, कभी डेटा अगर हमारा लार्ज होता है तो उसमें हम एक यूनिट को एक से ज्यादा नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कभी कभी एक यूनिट को 5 से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 10 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि विदिशा के लिए 6 यूनिट है और 5 के वो जबलपुर के लिए 5 यूनिट्स हैं। तो हमारे इस बार ग्राफ का स्केल क्या होगा, तो देखो टोटल जो टिकट बिकी हैं विदिशा के लिए वो कितनी है, 24। और ये जो बार बना है ये कितने यूनिट में बना है, 1 2 3 4 5 6। तो जो स्केल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केल जो है वो हमारा हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 6। तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 1 यूनिट जो है वो कितना लिया गया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 टिकट्स, 6 टिकट्स, ठीक है। इसी तरह से जबलपुर का जो है अगर हम देखें तो यहां पे जबलपुर के लिए कितने हैं, 20। और कितने यूनिट ये ले रहा है, 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो 4 है, सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिया, 4 टिकट्स, ठीक है। तो 1 यूनिट जो है वो हमारा 4 टिकट्स होगा, यही हमारा इसका स्केल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स, ठीक है। अब डी वाला पार्ट दे रखा है ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। तो सागर के लिए हमें सबसे करेक्ट बार बनाना है। तो देखो जब भी हम बार ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर तो हमने नाम लिख दिए, यहां पर हम लिख देंगे यूनिट्स यानी नंबर लिख देंगे। तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 है चूंकि एक यूनिट हमारा कितना है, 4 टिकट्स। तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 4 8 12, 12 4 16 20 और ये 24, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहां पे जो सागर है उसमें कितनी टिकट्स बिकी हैं, 16। कितनी है, 16। तो अब यहां पे 16 कहां पे है, ये है। तो इसका मतलब सागर का जो बार होगा वो यहां तक जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग स्केल से बना लेते हैं इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सागर का बार।
अब नेक्स्ट पार्ट दे रखा है ई वाला, ऐड द स्केल फॉर द बार ग्राफ प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे हमें स्केल बनाना है। देखो स्केल यही है जो हमने बनाया ना, तो यहाँ पे पहले तो चेक करना है कि 1 यूनिट कितना है। 1 यूनिट है 4, ठीक है 4 है यहाँ पे। तो 0 से शुरू करेंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में फिर 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो यही हमारा इसका स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही बनाना था और हमने इसका आंसर पहले ही कर रखा है। आर द बार्स ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सियोनी है और इंदौर है, क्या इसके जो बार हैं वो करेक्ट है? अगर करेक्ट नहीं है तो उनको करेक्ट करो। तो देखो सियोनी का कहाँ तक है? 16 तक। तो सियोनी का 16 तक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सियोनी कहाँ तक जा रहा है? 16 तक। तो सियोनी का तो सही है क्योंकि हमारा 16 है टिकट्स और ये 16 तक इसका बार बना हुआ है। इंदौर का है 28 तक देखना है। अब देखो ये हमारा 24 है, 24 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 28, ठीक है। इंदौर जो है वो हमारा 28 अगर हमारे टिकट्स बिके हैं तो यहाँ तक आएगा। इसका मतलब ये जो है गलत है। अब अगर इसको हम करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इस बार को थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो अब ये हमारा इंदौर का करेक्ट बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बेसिकली आंसर लिखना कैसे है, देखो सबसे पहले इस को जो है बार ग्राफ पे बना लेना है। बार ग्राफ वाली कॉपी लेना है या बार ग्राफ को जो है काट के चिपका लेना है, उसके ऊपर बना के उसके नीचे ये क्वेश्चन लिख के और उनके आंसर लिख देने। जैसे इनके लिए हमने जिनके लिए आंसर नहीं लिखे, जिसमें ग्राफ में ही करेक्शन करना था, तो हम सिंपल ग्राफ में करेक्शन कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पासेज अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। तो चीनू जो है उसने यहाँ पे एक डेटा कलेक्ट किया कि उसके घर के सामने से सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में कौन कौन से वाहन निकले हैं, ठीक है। देखो बाइक, फिर बाइक, कार और उसने इस तरह से सबके नाम लिख लिया। मतलब बाइक गुजरी तो उसने बाइक लिख लिया, कार गुजरी तो कार, फिर बाइक गुजरी तो बाइक, फिर बस गुजरी तो बस, बाइक गुजरी बाइक, इस तरह से उसने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ हमारे इसके पार्ट दे रखे हैं। क्या दे रखा है? पहला, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। तो यहाँ पे ये जो डेटा है इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, अल्फाबेटिक ऑर्डर है। ऑटो रिक्शा जो है वो कितनी बार जाता है? 8 टाइम्स। बाईसाइकिल्स कितनी बार जाती है? 8 टाइम्स। बाइक जो है वो 13 टाइम्स और ब्लॉक कार्ट जो है वो 2 टाइम्स, बस 4 टाइम्स, कार 6 टाइम और स्कूटर 9 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट हमारा दे रखा है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज द मोस्ट। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूज किया गया? तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही सबसे ज्यादा आया होगा। तो देखो बाइक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बाइक यूज किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइक। और कितनी बार गाड़ी निकली है? बाइक जो निकली है वो कितनी बार निकली है? 13 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा। कह रहा है कि अगर तुम वहां पे होते उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, हाउ कुड यू डू इट। तो तुम इसे कैसे करते? राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप्स लिखो और प्रोसेस लिखो। तो देखो चीनू ने जो है डेटा किस तरह से कलेक्ट किया, जो भी व्हीकल निकला उसको लिख लिया। बाइक निकला तो बाइक लिख लिया, कार निकली तो कार लिख लिया। अगर हम लोग होते तो हम लोग कैसे करते? तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रोसेस हैं। देखो, टू कलेक्ट दिस डेटा आई वुड फॉलो दीज स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता? सिलेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ऐसी जगह बैठते जहां से पूरा अच्छे से दिख सकता। सेट टाइम ड्यूरेशन, और फिर हम लोग टाइम ड्यूरेशन सेट करते। प्रिपेयर अ टैली सीट। तो टैली सीट प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये है कि हम यहाँ पे सबकी जो व्हीकल हैं, जैसे ऑटो रिक्शा निकला तो हम ऑटो रिक्शा लिख लेते।
अब यहाँ पे 8 टाइम्स निकला है, तो हम लोग ऐसे टेबल बना लेते हैं। मान लो एक वाहन निकला, पहले ऑटो निकला तो ऑटो के आगे हम एक मार्क लगा देते हैं। बाईसाइकिल निकली तो बाईसाइकिल के एक मार्क लगा देते हैं। उसके बाद में बस निकली तो बस के आगे कैसे मार्क लगा देते हैं। फिर हो सकता है बाइक निकला है तो बाइक के मार्क लगा देंगे। फिर अगर दूसरी बार भी बाइक गई, तीसरी बार बाइक गई, फिर बाईसाइकिल, फिर बाईसाइकिल, फिर ऑटो रिक्शा, फिर बस, इस तरह से हम लोग टेली मार्क लगा लेंगे। ठीक है। रिकॉर्ड एवरी पासिंग व्हीकल, और जितने भी व्हीकल पास हो रहे हैं सबको रिकॉर्ड करना है। इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंश्योर का मतलब ये है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि किसी व्हीकल को हम 2 बार काउंट कर लें, है ना। समराइज्ड डेटा, फिर उस डेटा को हमें समराइज करना है। कन्वर्ट टेली मार्क इनटू न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी फॉर एनालिसिस, यानी जो हमने ये टेली मार्क बनाए हैं इनको हमने फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। तो जैसे यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो 8 के लिए टेली मार्क कितने बनेंगे, 3, 4, 5 के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, फिर 6, 7, 8, तो ये हमारी इस तरह की टेली मार्क होगा। सिमिलरली इस 8 के लिए भी ऐसे ही होगा। 13 के लिए 5, 5 के 2 सेट होंगे और फिर 3 होगा। 2 के लिए सिंपल 1, 2, है ना, इस तरह से। आगे कहता है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, ऑर्गेनाइज द कलेक्टिंग डेटा इनटू अ टेबल फॉर इजी इंटरप्रिटेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करेंगे और उसमें डेटा को जो है हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे इसके स्टेप्स रहेंगे जब हम इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे डेटा को या फिर कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था हमारा सी वाला पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेंड ईच टाइम, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमें कुछ इसने डेटा दे नहीं रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक डाई है जिसको हम लोग पासा भी बोलते हैं, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है, लूडो में जो निकलता है, उसको 30 टाइम्स रोल किया गया, यानी 30 टाइम्स उसे फेंका गया है। तो 30 टाइम्स जब फेंका गया तो कुछ ना कुछ ऊपर आएगा। तो वहां पे कह रहा है कि जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और टेली मार्क की हेल्प से हमें प्रिपेयर करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने रैंडमली ले लिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने जब पहली बार डाई को रोल किया तो 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, और इस तरह से ये हमारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हेयर इज द लिस्ट ऑफ 30 रोल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर हमें इसको जो डेटा हमने कलेक्ट किया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा आएगा 1, तो 1 कितनी बार आया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर 30, उसको सॉरी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 1 है, 1 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, तो कैसे टेली मार्क करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। बेसिकली ये टेली मार्क जो है ना, ये हमारा इस रॉ डेटा जो है ना इसके लिए यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, जैसे ये 1 आया ना, तो 1 के आगे हमने एक खींच लिया, फिर ये 3 आया तो 3 के आगे एक हमने टेली मार्क ऐसे लगा दिया, फिर आया 6, तो 6 के आगे हमने इस तरह से मार्क लगा दिया। इसी तरह से फिर आएगा हमारा 2, तो 2 के आगे हमने इस तरह से मार्क लगा दिया। तो हम लोग इससे बेसिकली जो है हम लोग इस तरह से टेली मार्क लगा के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 था 5 टाइम्स, तो हमने इस तरह से लिख लिया, और 2 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 भी हमारा 5 टाइम्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, और 3 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद में है हमारा 4, 4 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद में 5 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे तो 1 कितनी बार है, 5, ये भी 5, और ये 7, ये 7, ये 5 और ये 1। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो कौन सा नंबर है जो सबसे कम बार अपीयर हुआ है। तो देखो
यहाँ पे सबसे कम बार कौन चीज अपेयर हुई है, तो वन जो है वो सबसे कम अपेयर हुआ है। सेकंड दे रखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो वो है हमारा, देखो वो है हमारा 3 और 4 जो कि 7 टाइम्स आया है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर दैट अपेयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 बार आया हो, इक्वल टाइम्स आया हो, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो है 1 2 5, यानी ये जो 3 नंबर हैं ये हमारे सेम टाइम्स आए हैं, 5 5 5, और यही सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो इनके आंसर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपेयर्स, और कितनी बार अपेयर हुआ है, 1 टाइम्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 and 4 बोथ अपेयर 7 टाइम्स। नंबर दैट अपेयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स 1 2 5 ईच अपेयर्स 5 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, फैज प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डेटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेज। तो लास्ट 30 मैचेज में जसप्रीत बुमराह ने जो विकेट्स लिए हैं उसका इसने जो है फैज ने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। तो यहाँ पे देखो विकेट टेकन 0 विकेट किस में लिए हैं, 2 मैचेज में, 1 विकेट लिया है 4 मैच में, और 2 विकेट्स लिए हैं 6 मैच में, और 3 विकेट लिए हैं 8 मैच में। इस तरह से ये हमारा पूरा टेबल दे रखा है। आगे दे रखा है हमारे कुछ पार्ट्स, जो कि है ए वाला, व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। तो ये टेबल इंफॉर्मेशन कौन सी दे रही है, वही इंफॉर्मेशन दे रही है कि जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट लिए हैं। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, दिस टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैच। नेक्स्ट हमारा बी वाला दे रखा है, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। तो इस टेबल का क्या टाइटल हो सकता है, तो इस टेबल का टाइटल हम लोग इस तरह से रख सकते हैं, द टाइटल ऑफ दिस टेबल कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। सी वाला हमारा क्या दे रखा है, व्हाट काट योर अटेंशन इन दिस टेबल। कह रहा है इस टेबल में तुम्हें कौन सी चीज तुम्हारा अटेंशन खींचती है। तो देखो व्हाट स्टैंड आउट इज दैट बुमराह हैज टेकन 4 विकेट्स इन 3 मैच। तो यहाँ पे बुमराह ने 4 विकेट ले लिए 3 मैच में। तो ये चीज जो है ये अटेंशन सीकर है। अब यहाँ पे देखो 4 विकेट इन 3 मैचेस विद आर रेंज ऑफ विकेट्स टेकन फ्रॉम 0 to 7 स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस। अब देखो डी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, इन हाउ मैनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स। तो कितने मैचेस में बुमराह ने 4 विकेट्स लिए हैं, 3 मैचेस में। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बुमराह हैज टेकन 4 विकेट्स इन 3 मैचेस। नेक्स्ट है हमारा ई वाला पार्ट, क्या दे रखा है, मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन इन हिज लास्ट 30 मैच we have to add the number 0 1 2 3 up to 7. Can Mayank get the total number of wickets taken in his way? Why? देखो यहाँ पे कह रहा है कि मयंक जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि लास्ट 30 मैच में जो बुमराह ने टोटल विकेट्स लिए हैं अगर हमें वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल विकेट्स मिल जाएंगे। तो मयंक का ये तरीका सही है, अगर सही है तो क्यों सही है, नहीं सही है तो फिर क्यों नहीं सही है। तो ये जो तरीका है ये उसका सही नहीं है। उसका रीज़न क्या है, देखो अगर हम इन सबको ऐड कर दें 0 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारा लगभग टोटल जो आएगा वो आएगा 28 के करीब, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो 3 विकेट उसने लिए हैं 8 मैचेस में, यानी कि एक मैच में 3 विकेट, फिर दूसरे मैच में 3 विकेट, तीसरे मैच में 3 विकेट। तो मतलब ये हुआ कि 3 विकेट्स अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 8 3 जा 24, ठीक है। तो 24 विकेट्स लिए हैं उसने 8 मैच में। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25, इसको इससे 6, ये आ जाएगा 7। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पे ई वाला जो है वो हमारा सही नहीं है, और उसका अगर रीजन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, नो मयंक कैन नॉट गेट द टोटल विकेट्स दिस वे बिकॉज ही इग्नोर्ड द नंबर ऑफ मैचेस फॉर ईच विकेट काउंट। क्योंकि उसने जो है
इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया है। तो ये अगर इग्नोर कर दोगे तो हमें जो है तरीका सही नहीं है और हमें नंबर ऑफ विकेट्स नहीं मिल पाएंगे। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है, एफ वाला। हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैच यूजिंग दिस टेबल। तो इस टेबल को इस्तेमाल करके हमें टोटल विकेट्स निकालने। तो कैसे हमने निकाले अभी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, टोटल विकेट्स कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 25, फिर 6, फिर 7। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो पहले 1s प्लेस ऐड कर देंगे, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24, 24 + 2 26, 26 + 4 30, 30 का 0 लिख देंगे, 3 बचेगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो ये आ जाएगा 90। तो जसप्रीत बुमराह ने लास्ट 30 मैच में कितने विकेट्स लिए हैं, 90 विकेट्स लिए हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 डिफरेंट विलेजेस। तो यहाँ पे 5 अलग अलग विलेजेस में नंबर ऑफ ट्रैक्टर की पिक्चर दे रखी हैं, ठीक है। विलेज ए में 5 ट्रैक्टर की पिक्चर्स दे रखी हैं, विलेज बी में 4 दे रखी हैं, सॉरी विलेज बी में 5 दे रखी हैं, विलेज ए में 6 दे रखी हैं, विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से विलेज डी में 3 और ये हमारी 6। तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर कभी देखें तो पिक्चर देखने से पहले हम लोग स्केल जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो कितने ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर, एक जो पिक्चर है वो 1 ट्रैक्टर है। लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता है, कभी कभी एक ट्रैक्टर को 10 ट्रैक्टर भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। बी वाला दे रखा है विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, इसी को पिक्टोग्राफ से हम लोग इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने कुछ टेबल इस तरह से बना ली, जिसमें ए विलेज में कितने ट्रैक्टर हैं 6, बी में 5, सी में 8, डी में 3, ई में 6। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। तो विलेज डी हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर विच इज 3। आगे दे रखा है हमारा विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर। तो मोस्ट ट्रैक्टर किसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विलेज सी हैज द मोस्ट ट्रैक्टर। सी वाला हमारा दे रखा है पार्ट, हाउ मैनी ट्रैक्टर्स, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि विलेज सी के पास विलेज बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं। तो देखो जिसका बड़ा नंबर होगा बड़े में से छोटे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने ज्यादा हैं। तो विलेज सी हैज 8 - 5। तो विलेज सी में कितने हैं 8 और 5, बी में कितने हैं 5, तो 8 - 5 मोर ट्रैक्टर देन विलेज बी। तो यहाँ पे 3 ट्रैक्टर विलेज सी के पास बी से ज्यादा हैं। आगे है हमारा कोमल सेज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर एज विलेज ई, इज सी राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि विलेज डी के पास जो ट्रैक्टर हैं वो ई वाले विलेज से आधे हैं, ठीक है। क्या वो सही कह रही है, तो यहाँ पे देखो हाफ ऑफ विलेज ई ट्रैक्टर। तो यहाँ पे जो ई विलेज के पास ट्रैक्टर है वो कितने टोटल 6 हैं, उसका हाफ कर देंगे तो उसका हाफ हो जाएगा 3। विलेज डी हैज 3 ट्रैक्टर्स और विलेज डी के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं
3 ट्रैक्टर्स विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ विलेज ई ट्रैक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने ई विलेज के ट्रैक्टर्स का हाफ किया तो हमें 3 मिला, और विलेज डी के पास भी 3 ट्रैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो कोमल जो है वो करेक्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज डिपिक्टेड बाई पिक्टोग्राफ। तो हर क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स को पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे स्केल देखो, एक गर्ल को, एक पिक्चर को 4 गर्ल से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 पिक्चर है। 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24। तो क्लास फर्स्ट में कितनी लड़कियां हैं? 24। इस तरह से क्लास सेकंड में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 तो हमारी पूरी पिक्चर्स हैं, और एक जो है वो आधी पिक्चर है। तो जो 4 पूरी पिक्चर हैं तो उसको तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पिक्चर जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है। आधी पिक्चर का मतलब हुआ कि 4 का हाफ होगा 2, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18। तो यहाँ पे 18 गर्ल्स हैं क्लास सेकेंड में। इसी तरह से हम क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, 7, 8 सबकी निकाल सकते हैं। आगे दे रखा है हमारे कुछ पार्ट जिनके हमें सॉल्यूशन देने हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, इस पिक्टोग्राफ को न्यूमेरिक फॉर्म में पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर इनके हम आंसर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जो है न्यूमेरिक फॉर्म में कर लिया। तो क्लास फर्स्ट में 6 पिक्चर हैं तो 24 गर्ल्स हो गई। सेकेंड क्लास में 4.5 पिक्चर है तो 18 गर्ल्स हो जाएंगी। थर्ड क्लास में 5 पिक्चर है तो 20 गर्ल्स। फोर्थ क्लास में 3.5 पिक्चर है तो 14 गर्ल्स। इसी तरह से 5th, 6th, 7th, 8th की हमें दे रखी है। अब यहाँ पे आंसर हम देंगे। पहला क्वेश्चन है विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। तो किस क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं? क्लास 8 हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, और कितनी है उसमें? 6 गर्ल्स हैं, क्योंकि इसमें एक पिक्चर 1.5 देखो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 1.5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी वाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड क्लास 6। तो क्लास 5 और क्लास 6 में जो लड़कियां हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो क्लास 5 में कितनी लड़कियां हैं? 10, और क्लास 6 में 16। तो 16 और 10 में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 16 माइनस 10 करेंगे। द डिफरेंस इज 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6 गर्ल्स। अब हमारा सी वाला पार्ट देखो, सी वाला क्या दे रखा है? इफ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2। तो क्लास 2 में अगर 2 गर्ल्स का एडमिशन और हो जाए, हाउ वुड द ग्राफ चेंज। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह से चेंज हो जाएगा? देखो क्लास सेकंड जो है वो करेंटली हैज 18 गर्ल्स। क्लास सेकंड में अभी कितनी लड़कियां हैं? 18 लड़कियां हैं। इफ 2 मोर गर्ल्स वर एडेड, तो क्लास सेकंड वुड हैव 20 गर्ल्स। अगर 2 लड़कियां और बढ़ गई तो क्या हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। तो यहां पे देखो 18 के लिए क्या था? 4.5 पिक्चर। तो हाफ पिक्चर जो है वो 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हाफ पिक्चर तो हमारी पहले से थी, और जब 2 गर्ल्स और गई तो ये हाफ पिक्चर मिलके फुल पिक्चर बना लेगी। तो यहाँ पे फिर कितनी पिक्चर्स हो जाएंगी? 5 पिक्चर्स हो जाएंगी। सो द ग्राफ वुड शो 5 पिक्चर फॉर क्लास सेकेंड। तो हमारा ग्राफ में क्या चेंज आएगा कि जो ग्राफ है उसमें 5 पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी वाला। डी वाला क्या दे रखा है? हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। तो क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं? देखो क्लास 7 हैज 3 पिक्चर्स विच रिप्रेजेंट 12 गर्ल्स। तो क्लास 7 के पास जो है वो 3 पिक्चर हैं, इसलिए इसके पास कितनी लड़कियां होंगी? 12 लड़कियां होंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मुधुल हाउंड अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स। तो यहाँ पे इंडियन डॉग्स में एक नस्ल है जिसको हम लोग बोलते हैं मुधुल हाउंड्स। आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटकाज बागलकोट एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु अडॉप्टेड दीज डॉग्स। तो इस नस्ल के कुत्ते को जो भी कोई पाल रहा है उसको गवर्नमेंट क्या करती है? सपोर्ट करती है। इनिशिएटिव ले लिया है गवर्नमेंट ने।
ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया तो इन डॉग्स की जो नस्ल है वो बढ़ने लगी। द नंबर ऑफ मुदल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे विलेज ए में कितने हैं 18, विलेज बी में है 36, विलेज सी में है 12, विलेज डी में है 48, विलेज ई में है 18, विलेज एफ में 24। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें पिक्टोग्राफ टेबल बनानी है। तो देखो पिक्चर में हम लोग डॉग बनाना तो जानते नहीं, तो हम लोग तरीका सीख लेते हैं बस। अपने यहाँ पे अगर तुम्हें डॉग बनाना आता है तो उस हिसाब से पिक्चर बना लेना। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ये विलेज का, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डॉग्स, और इसमें हम लोग स्केल, चूंकि हमें स्केल भी लेना पड़ेगा, तो हम एक डॉग को रिप्रेजेंट करेंगे 4 डॉग से, एक पिक्चर को 4 डॉग से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो विलेज ए में कितने डॉग्स हैं 18, तो कितनी पिक्चर बनेंगी 4 4 जा 16, यानी 4 तो हमारी पूरी पिक्चर बनेगी, ठीक है, 4 हमारी पूरी पिक्चर बनेगी। अब बचे 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ पिक्चर बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से बी विलेज में कितने होंगे पिक्चर्स, देखो 36 है, 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 9। तो यहां पे हम लोग 9 पिक्चर इस तरह की बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये है 12, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी 3 पिक्चर बनेंगी यहाँ पे। इसी तरह से हम इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 12, तो 12 पिक्चर बनेंगी। इसी तरह से अगर 18 की बात करें तो यहाँ पर 18 के लिए तो हम बना ही चुके हैं, तो सेम इसी तरह से बना देंगे। 24 के लिए अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 24, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24। तो इस तरह से हम लोग इस पिक्टोग्राफ को पूरा कंप्लीट बना लेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक लिस्ट फॉर्म में बना लिया। तो देखो इस तरह से हमने बना लिया, विलेज ए में 18 डॉग्स, विलेज बी में 36, विलेज सी में 12, इस तरह से हमने डायरेक्ट लिख लिया। ए वाला हमारा पार्ट दे रखा है, व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे स्केल हमसे पूछ रहा है, टू मेक दिस पिक्टोग्राफ सिंपल एंड रीडेबल वी कैन यूज 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 डॉग्स, दिस विल अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डॉग्स विद फ्यूअर पिक्चर। तो यहाँ पे कम से कम पिक्चर में हमको ये ड्रॉ करने मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक पिक्चर 4 डॉग्स ही रख सकते हैं, हम लोग 6 डॉग रख सकते हैं, एक पिक्चर हमारा 6 डॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ कन्वीनियंट लगे हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। तो बी वाला कह रहा है कि विलेज बी में तुम्हें कितने सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो विलेज बी में कितने डॉग्स हैं 36, और हमने एक यूनिट लिया है, एक पिक्चर को 4 डॉग से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। द नंबर ऑफ पिक्चर फॉर विलेज बी इज, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। तो 9 पिक्चर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो 9 पिक्चर्स विल रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। सी वाला हमारा पार्ट दे रखा है, कामिनी सेड दैट द नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर इज मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन द अदर 4 विलेजेस, इज शी राइट, गिव अ रीजन फॉर योर रिस्पांस। तो यहाँ पे कामिनी कह रही है कि विलेज बी और विलेज डी में जो डॉग्स हैं उनका अगर हम टोटल देखें तो वो बाकी 4 विलेज से ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो लेट्स कैलकुलेट, विलेज बी में कितने डॉग्स हैं 36 डॉग्स हैं, विलेज डी में कितने हैं 48, तो टोटल कितने हो गए दोनों उसमें, तो ये हो गए 36 + 48 यानी 84 डॉग्स। तो विलेज बी और विलेज डी में कितने हो गए 84। अब बाकी जो विलेज हैं ए सी ई एफ उनके डॉग्स लिखे हुए हैं। अब इसमें अगर हम टोटल देखें तो 18 + 12 + 18 + 24 ये आएगा 72।
तो यहाँ पे 2 विलेज में 84 है और बाकी ये 4 विलेज में 72 हैं। इसका मतलब कामिनी जो है वो करेक्ट थी। कामिनी इज करेक्ट बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर 84 इज ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस, जो कि हमारे 72 डॉग्स थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है? अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रीफर टू डू इन दियर फ्री टाइम। तो यहाँ पे 120 स्कूल का सर्वे किया गया और वहाँ के स्टूडेंट से देखा गया कि जब वो फ्री टाइम होता है तो वो लोग क्या प्रेफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे प्रिफर्ड एक्टिविटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लेइंग यानी गेम वगैरह खेलते हैं 45 स्टूडेंट, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 स्टूडेंट्स, वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट्स, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट्स, पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाई द मोस्ट स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें इसका एक बार ग्राफ बनाना है जिसमें स्केल लेना है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। उसके बाद में हमें पूछ रहा है कि कौन सा कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन सी एक्टिविटी है जो खेलने के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफरेंस देते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो है वो किस में है 45 यानी कि प्लेइंग में, और इससे कम है 30 क्या है रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो इसका आंसर तो हमारा सिंपल हो जाएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, अब हम लोग बार ग्राफ बना लेते हैं। तो बार ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग बार ग्राफ की कॉपी पे बनाते हैं बार ग्राफ। तो हमने ये कॉपी ले ली बार ग्राफ की। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखो, ये जो नंबर्स रहेंगे ये वर्टिकल एक्सिस पे रहेंगे और ये रहेंगे हमारे हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 45। तो 45 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने यूनिट बनेंगे 9। और अगर इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो सिंपली देखो जो चीज़ हमें दे रखी है 1 यूनिट कितना दे रखा है 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है 0 लिख देना है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0। ठीक है, उसके बाद में 5 क्योंकि एक यूनिट जो है वो हमारा कितना है 5, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40 और फिर 45। तो हमारा कहाँ तक गया 45 तक, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो ये हमारा 45 तक गया यानी यहाँ तक ऐसे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लाइन खींच लेंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहली एक्टिविटी है प्लेइंग। तो प्लेइंग हमारी कहाँ तक है 45 तक, तो हम लोग यहाँ तक बार को लेकर आएंगे। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी है रीडिंग स्टोरी बुक जो कि है 30 तक। तो 30 हमारा कहाँ है यहाँ तक, तो हम लोग यहाँ तक बार को लेकर आएंगे। एक चीज़ याद रखेंगे कि बार के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट ले रखी है। देखो एक बार हमारा ये हो जाएगा इस तरह से, देखो इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी कितने हैं 20, तो यहाँ तक आएगा ये हमारा, इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे 20। ठीक है, यहाँ पे हम अगर चीज़ देखें तो गैप हम लोग जो है मेंटेन करके चल रहे हैं 1 यूनिट का। तो हमने ये इसलिए जो है बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जैसे इसमें 1 यूनिट का गैप दिया, यहाँ पे 2 यूनिट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, सेम गैप रखना है। ये हो गया हमारा वॉचिंग टीवी। फिर है हमारी लिसनिंग म्यूजिक। तो लिसनिंग म्यूजिक में कितने 10 स्टूडेंट्स यानी यहाँ तक आएगा हमारा। इसको हम लोग इस तरह से
मिला देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग। तो पेंटिंग हमारा है 15 तक। 15 कहाँ है? यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी पेंटिंग। पेंटिंग, ठीक है। तो ये है हमारी एक्टिविटीज़ और ये हैं हमारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला ये जो बार है ये है हमारा प्लेइंग का, तो यहाँ पे हम लोग प्लेइंग लिख लेंगे। ये है रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो यही लिख देंगे। और ये हमारा जो बार है ये है वॉचिंग टीवी। ये वाला बार जो है वो है लिसनिंग टू म्यूजिक। और ये वाला जो है ये है पेंटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे और ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है? स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ अ प्राइमरी स्कूल डिसाइड टू प्लांट ट्री सैपलिंग इन द स्कूल कैंपस एंड इन द सराउंडिंग विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। डिटेल ऑफ सैपलिंग दे प्लांटेड आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमारा एक बार ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्री को जो है लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बार ग्राफ किस तरह से दे रखा है? सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। देखो 0 के लिए ये लाइन, 10 के लिए ये लाइन, 20 के लिए ये, 30 के लिए ये, 40 के लिए ये लाइन और 50 के लिए ये वाली। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वाला पहला वाला बार है ये 60 पे नहीं है, 50 का है। तो 50 से थोड़ा ऊपर है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 52 तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो बार है यानी मंडे को 52 प्लांट्स किए गए हैं ट्री, और ट्यूसडे को 40 और वेंसडे को 30, इसी तरह से थर्सडे को 40 और फ्राइडे को 50, फिर ये 60 और ये 40। अब यहाँ पे कुछ हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें आंसर देने। तो पहला दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। तो थर्सडे और वेंसडे को कितने टोटल प्लांट सैपलिंग किए गए हैं? तो यहाँ पे देखो हमारे वेंसडे को कितने प्लांट थे? वेंसडे को हमारे 30 थे, ठीक है। और थर्सडे को थे 40, तो 40 प्लस 30 यानी 70। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70। नेक्स्ट दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांट ड्यूरिंग द होल वीक इज। तो पूरे हफ्ते में कितने किए गए हैं? तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे लिखे हुए हैं। इन सबको ऐड कर दो। तब हम इन सबको ऐड करेंगे 52, 40, 30, 40, 50, 60, 40। तो ऐड करने का तरीका क्या है? पहले वंस प्लेस को ऐड करो। तो वंस प्लेस पर सब जगह 0 है, सिर्फ यहाँ पे 2 है तो उसको 2 लिख दिया। उसके बाद में 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26 और 26 + 5 31। तो 31 ये लिख दिया। तो कितना आंसर आ जाएगा? 312। सी वाला हमारा क्या दे रखा है? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन। तो किस दिन सबसे ज्यादा प्लांट सैपलिंग किए गए और किस दिन सबसे कम? तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन सैटरडे। सैटरडे को कितने? 60। द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन वेंसडे। वेंसडे को 30। आगे क्या दे रखा है? वाई डू यू थिंक दैट इज इन दिस केस? Why were more sapling planted on certain days of the week and less on the other? Can you think of possible explanation or reason? How could you try and figure out whether your explanation are correct? तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी दिन पेड़ ज़्यादा लगाए गए हैं, किसी दिन कम लगाए गए हैं, तो उसका रीज़न क्या है? और अगर जो रीज़न हम देंगे तो हमें उसको ये भी बताना है कि वो रीज़न क्यों करेक्ट हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन देखो, वाई वर मोर सैपलिंग प्लांटेड ऑन सर्टेन दिन। तो यहाँ पे ज्यादा प्लांट क्यों लगाए गए हैं? देखो मोर स्टूडेंट्स एंड टीचर मे हैव बीन अवेलेबल ऑन द वीकेंड सैटरडे लीडिंग टू मोर प्लांटिंग।
तो देखो सैटरडे क्या होता है, हमारा वीकेंड होता है, अगले दिन संडे होता है। तो संडे होता है इसलिए कभी कभी कई कई स्कूलों में हाफ डे हो जाता है, सैटरडे को आधे दिन की छुट्टी हो जाती है। तो जब हाफ डे हो जाता है तो टीचर और बच्चे सोचते हैं कि आधा दिन बचा हुआ है तो हम लोग प्लांट कर लेते हैं। तो इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि सैटरडे होता है इसलिए ज़्यादा फ्री होते हैं स्टूडेंट और टीचर, तो प्लांट ज़्यादा लगा दिए जाते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है वेदर कंडीशन में है बीन मोर फेवरेबल ऑन सर्टेन डेज। तो वहाँ दिन वेदर कंडीशन यानी मौसम अच्छा होगा, इस तरह का मौसम, मान लो कम गर्मी होगी या फिर थोड़ा बारिश का मौसम होगा या फिर थोड़ा सा जो है कोल्ड वेदर होगा, तो ताकि जो है कंफर्ट जोन में रहें, इसलिए ये वाला रीजन भी हो सकता है। देयर माइट हैव बीन स्पेशल इवेंट और कैंपेन इनकरेजिंग मोर प्लांटिंग। तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई इवेंट हो या फिर कोई कैंपेन चल रहा हो कि भाई प्लांट लगाओ, तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि कोई कैंपेन या इवेंट हो। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों हमारा ये रीज़न हमने दिए हैं। चेक अटेंडेंस रिकॉर्ड टू सी इफ मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग ऑन हाई प्लांटिंग डेज। तो टीचर और स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं कि जिस दिन ज़्यादा प्लांट किए गए हैं उस दिन वो लोग ज़्यादा आए थे। चेक वेदर रिपोर्ट फॉर एनी अनफेवरेबल कंडीशन ऑन लो प्लांटिंग डेज। तीसरा हो जाएगा लुक एट एनी स्कूल नोटिसेज अबाउट स्पेशल इवेंट और प्रोग्राम्स। तो कोई स्कूल का नोटिस या इवेंट का कोई नोटिस निकला हो प्रोग्राम का, वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन डिस्ट्रेक्टली बिटवीन 900 एंड 1970। तो 1900 और 1970 में क्या हुआ कि इंडिया से टाइगर की संख्या कम होती रही। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट टाइगर्स इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में ताकि हम इंडिया में टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। स्टार्टिंग इन 2006 द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वाज ट्रैक्ड। तो 2006 में इंडिया में कितने टाइगर्स हैं वो ट्रैक किए गए। सगुफ्ता एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन 2006 एंड 2022। तो जो ट्रैक किए गए टाइगर्स उनकी इंफॉर्मेशन सगुफ्ता और दिव्या ने 2006 से लेकर 2022 तक की इकट्ठा कर ली 4 साल के गैप में। They prepared a frequency table for this data and bar graph to present this data। तो उन्होंने frequency table और bar graph दोनों बनाया। But there are few mistakes in graph। तो ग्राफ में मिस्टेक्स है, फ्रीक्वेंसी जो टेबल है उसमें मिस्टेक नहीं है। कैन यू फाइंड दोज मिस्टेक्स एंड फिक्स देम। तो क्या तुम वो मिस्टेक्स फाइंड कर सकते हो और उन्हें फिक्स कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी टेबल है और ये हमारा क्या है, इसका बार ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो 2006 में कितने टाइगर्स हैं, 1400। अगर हम बार देखें तो 2006 में इसने जो बार बनाए 1000 से कम है, जबकि हमारा 1400 क्या होता है, 1000 से ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इसको बढ़ा देंगे। तो ये हमारा 1400 आएगा यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से। और इसको थोड़ा चाहें तो पेंसिल से करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। 2010 में 1700। तो 2010 हमारा ये है और इसमें 1700। तो 1700 हमारा लगभग 2000 के करीब करीब होता है, जबकि ये 50-50 हाफ करीब दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में 2014 में 2200 यानी 2200। तो 14 में इसने ज़्यादा बढ़ा दिया, 2200 लगभग यहाँ तक आएगा। तो हम इसको मिटा देंगे, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद में 2018 में 3000। तो 3000 ये है, तो इसको हम लोग यहाँ तक ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2022 इसमें कितने, 3700 यानी यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को बार ग्राफ पे करना है। बार ग्राफ लेना है, उसके ऊपर हम लोग 0, 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह से नंबर लिख लेने हैं, 2-2 यूनिट छोड़ के। इसी तरह से इधर नंबर लिख लेना, इधर ईयर्स रहेंगे, इधर नंबर ऑफ टाइगर्स रहेंगे, और इस बार को स्केल से हमें बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने नोटबुक पे कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।